So now our new topic is about planning and administering classroom tests. तो मोस्टली बेटा हम चूँकि क्लासरूम एज अ टीचर हम क्लासरूम में मोस्ट ऑफ द टाइम हम असेसमेंट कर रहे होते हैं और अपने वीकली मंथली या जो भी हमारे टर्म्स होती है उसके टेस्ट बनाते भी हैं, उसको एडमिनिस्टर भी करते हैं। तो उस सिस्टम में हमें किन बातों को जो है ना वो ज़हन में रखना है, तो इस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं the main objective of classroom assessment is to obtain valid, reliable and useful data regarding students learning achievement. तो being a teacher हमारी ये सबसे मोस्ट ख्वाहिश होती है, ये कोशिश होती है कि हम स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है, ये परफॉर्मेंस है, ये उनको अचीवमेंट लेवल उसके बारे में रिलायबल और वैलिड और यूजफुल डाटा कलेक्ट करें। सो क्लासरूम टेस्ट एंड असेसमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग टू पर्पसेस, प्री टेस्टिंग एंड टेस्ट स्पेसिफिकेशन। तो हम ये क्लासरूम टेस्टिंग करते हैं, उसमें इसको दो पर्पसेस सर्व करता है। एक तो प्री टेस्ट होता है जो हम फाइनल एग्जाम से पहले करते हैं, और टेस्ट की स्पेसिफिकेशंस के हवाले से। अच्छा, प्री टेस्टिंग में क्या आता है? टेस्ट एंड असेसमेंट्स कैन बी गिवन टू एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन यूनिट्स ऑफ कोर्स टर्मिनल। अच्छा, ये आपकी प्लेसमेंट जो असेसमेंट है, जो हमने टाइप्स ऑफ असेसमेंट पढ़ी थी लास्ट टाइम, उसमें जो प्लेसमेंट असेसमेंट है उसके मतलब ये आता है कि जब हम अभी क्लासेस शुरू हो रही होती है, इससे शुरू में ही हम असेसमेंट करते हैं बच्चों को पता चलाने के लिए whether students have already some skills or knowledge, कि क्या बच्चों के अंदर पहले से कोई खास तरह का नॉलेज स्किल मौजूद है सब्जेक्ट से रिलेटेड या इसके कंटेंट से रिलेटेड, और टू व्हाट एक्सटेंट द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव्स, और किस हद तक उन्होंने उन तमाम चीज़ों को पढ़ा हुआ है जो कि पढ़ना ज़रूरी थी उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जिसको हम पढ़ा रहे होते हैं, चाहे इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है, साइंस है। और फिर हम ये भी देखते हैं ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन टेस्टिंग जो है, जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, हमें ये जो आपकी टेस्टिंग है प्रोवाइड बेसिस फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कंटिन्यूस असेसमेंट होती है। हम वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ये आफ्टर अभी 1-2 डेज हम इसको असेसमेंट ले सकते हैं, बच्चों को टेस्ट ले सकते हैं, ताकि बच्चों की जो लर्निंग है उसको मॉनिटर किया जा सके, टू व्हाट एक्सटेंट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग और नॉट, व्हाट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशंस हैव बीन डन, तो इस चीज़ को डिटेक्ट किया जा सके। तो लर्निंग को पता चलता है, एरर्स और ओमिशंस और मिसकंसेप्शंस का हमें बेटा पता चलता है, एंड इट प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर। और फिर हमें एक फीडबैक मिलता है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैसी हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो किस तरह के हैं और क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जैसे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को रिप्लाई करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन सॉर्ट ऑफ असेसमेंट। तो ये भी आपकी उसी का हिस्सा है। फिर एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, जो आपकी समेटिव असेसमेंट है, उसमें भी हम टेस्टिंग जो है वो करते हैं, और ये जो आपकी एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसमें पता चलता है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है कोर्स के या सब्जेक्ट के वो अचीव हुए हैं कि नहीं। और फिर दीज आर आल्सो प्रोवाइड बेसिस फॉर ग्रेड्स एंड प्रमोशन, और इसकी बेसिस बच्चों को हम ग्रेड्स देते हैं, परसेंटेज देते हैं, मार्क्स देते हैं, और उनको प्रमोट करते हैं नेक्स्ट ग्रेड में। तो उनको प्रोड्यूस भी करते हैं उनकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को भी। तो ये सारा ये सर्व करता है। अच्छा, टेस्ट स्पेसिफिकेशन के हवाले से या टेबल स्पेसिफिकेशन के हवाले से पहले दिन या आज से 2 दिन पहले भी हमने बात की, और इसका तस्करा बार बार हो रहा है। आज भी हमारा लेक्चर जो वैलिडिटी का था उसमें भी टेबल स्पेसिफिकेशन का तस्करा हुआ, क्योंकि टेबल स्पेसिफिकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इट्स अ काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट दैट प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस हाउ टू मेक अ टेस्ट, और हाउ टू कंस्टिट्यूट अ टेस्ट, हाउ टू मैन्युफैक्चर अ टेस्ट, हाउ टू स्ट्रक्चर अ टेस्ट। तो उसके लिए बेटा एक टेबल होता है जिसमें हम अपनी जो भी डोमेन होती है, कंटेंट डोमेन होती है, उसको डिटरमाइन करते हैं, और उसके अगेंस्ट पे हमारी जो लर्निंग डोमेन्स हैं उनको डिटरमाइन करते हैं कि हम किस किस चीज़ का किस किस लेवल पे और किस किस प्रोपोर्शन में हम क्वेश्चन पूछने जा रहे होते हैं। तो आपका जो बेटा टेस्ट स्पेसिफिकेशन टेबल है, जो टेबल स्पेसिफिकेशन है, इन टेस्टिंग टेबल स्पेसिफिकेशन इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द असेसमेंट व्हिच स्पेसिफाइज। इसको बेटा ब्लूप्रिंट कहा जाता है। एक तरह खाका खाका होता है, जिसे हम पैमाइशी खाका कहते हैं, जिसको हम फॉलो करके, जैसे घर होता है ना उसका मैप होता है, उस मैप या उस नक्शे के मुताबिक उस घर को बेटा कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ऐसे ये आपका टेस्ट मैप है, या आपका जो भी आप टेस्ट बनाने जा रहे हैं उसको कैसे डिज़ाइन करना है उसके बारे में आपको ये ब्लूप्रिंट होता है। परसेंटेजेस एंड वेटेज ऑफ टेस्ट आइटम्स एंड मेजर कंस्ट्रक्ट, तो इसकी मदद से हम वेटेज जो है ना टेस्ट आइटम्स का, उसका स्कोर उसको डिटरमाइन करते हैं कि यहाँ तो हम ये डायरेक्टली मेंशन करते हैं कि हमने अगर 50 नंबर का टेस्ट लेना है या 100 का टेस्ट लेना है, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स होंगे, किस किस यूनिट से होंगे, इस चीज़ को हम इसमें डिटरमाइन कर लेते हैं, और खास तौर पर किस किस लेवल से होंगे। इट इंक्लूड्स कंस्ट्रक्ट्स, यानी टॉपिक्स आपके जो होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, एंड कंसेप्ट्स
टू बी मेयर्ड, जो भी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स आप पढ़ रहे होते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, उसको आप उसमें शामिल करते हैं। और टेंटेटिव वेटेज, फिर किस किस वेटेज में होगा, यानी आप कौन सा जो आपका टॉपिक है या कंसेप्ट है जिसमें आप स्टैंडर्ड रिस्पांस क्वेश्चन बनाएंगे, और किसमें आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाएंगे, किसमें आप एमसीक्यूज या आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है उसको रखेंगे। और स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आइटम, फिर कितने आपके नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, ऑब्जेक्टिव में कितने आइटम होंगे, 20 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, और फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितने होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम टाइप्स टू बी कंस्ट्रक्टेड, और वो किस तरह की आइटम्स होंगी, किस लेवल पे होंगी, ये सारा आप इससे सारा मालूमात ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो हमारा टेबल स्पेसिफिकेशन है, उस हवाले से अगर बात करें, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख सकते हैं फल्चर एंड डेविडसन इन 2009 डिवाइडेड टेस्ट स्पेसिफिकेशन इन द फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स। उसने कहा ये टेबल स्पेसिफिकेशन में 4 चीज़ें, बुनियादी 4 चीज़ें शामिल होती हैं। नंबर 1, आइटम स्पेसिफिकेशंस, कि हमारी आइटम्स कौन कौन सी होंगी, किस लेवल की होंगी। आइटम स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब द आइटम्स, prompts or tasks and any material such as text, diagram, chart such as user stimuli। तो ये हमारी नंबर ऑफ आइटम्स क्या होंगे, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, या अदर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और फिर प्रेजेंटेशन मॉडल, प्रेजेंटेशन मॉडल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन हाउ द आइटम्स एंड टास्क आर प्रेजेंटेड टू द टेस्ट टेकर्स। तो ये किस तरह से प्रेजेंट किए जाएंगे विद इन द टेस्ट, उसके बारे में। और समरी मॉडल, आपको टेस्ट कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा, उसको कैसे जो है ना इन तमाम आइटम को जोड़ा जाएगा, जिनका ताल्लुक ऑब्जेक्टिव से भी है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से भी, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स से भी है। और फिर डिलीवरी मॉडल क्या होगा, कैसे आपने टेस्ट कंस्ट्रक्ट सॉरी एडमिनिस्टर करना है, वो भी उसकी क्या हदायत लिखी गई है, क्या क्या जो गाइडेंस दी गई है, ये डिलीवरी मॉडल इसका होगा। तो 4 इसके आइटम्स हैं। आइटम स्पेसिफिकेशन, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी होंगी, कौन सी होंगी, प्रेजेंटेशन मॉडल्स, आइटम्स को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, पहले उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, या क्या होगा। फिर समरी मॉडल को कैसे हमने संभल करना है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं तो एक खास फॉर्मेट में लेके आना है। डिलीवरी मॉडल कैसे हमने इसको क्लासरूम के अंदर एडमिनिस्टर करना है, ये सारी चीज़ें उसको अटेम्प्ट करने के बारे में जो गाइडेंस है वो लिखी जाती है। ये सारी चीज़ें आपके उसका हिसाब टेबल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल स्पेसिफिकेशन दिया गया है, यू कैन सी ये इट्स अ काइंड ऑफ टेबल स्पेशल स्पेसिफिकेशन फॉर सोशल स्टडी क्लास 6। तो इसमें देखें आपका ये सब्जेक्ट है, शायद ये इसमें सोशल स्टडीज़ है, तो इसमें क्लाइमेट का यूनिट है, सोर्सेज का यूनिट है, पॉपुलेशन का यूनिट है, और सोसाइटी का यूनिट है। अब इसमें जो है ना ये मुख्तलिफ नॉलेज के, अंडरस्टैंडिंग के और एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं। और इसमें आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और लेंथी जो क्वेश्चंस हैं वो बताए गए हैं, एमसीक्यू बताए गए हैं। तो हमने पहला जो क्लाइमेट का यूनिट है उसमें से हमने फर्स्ट नॉलेज लेवल पे एक लॉन्ग क्वेश्चन लेना है, 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लेने हैं, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 3 हमने एमसीक्यूज लेने हैं। और ऑलमोस्ट सेम ही बाकी अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन लेवल पे हम ले रहे हैं। तो ये यानी 5 6 क्वेश्चन हम ले रहे हैं, और टोटल जो उसकी परसेंटेज है 25% है इस चैप्टर की। यानी आउट ऑफ 100 25 नंबर का कंटेंट हम यहाँ से ले रहे हैं, ऐसे दूसरे यूनिट से ले रहे हैं, तीसरे से ले रहे हैं, चौथे से ले रहे हैं। और मैंने लास्ट में भी कहा था कि जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं, ये लाजमी नहीं है, देयर इज नॉट एनी रूल कि आप इसको फिक्स कर दें कि ये 100% एक जैसे हों। थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, यानी इसमें जहाँ पे आपने 25% लिया है, किसी में 20% हो सकता है, किसी में 30% भी हो सकता है, 28% भी हो सकता है, 22% भी हो सकता है, 15% भी रह सकता है। तो देयर इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, हमेशा ये सब में इक्वल परसेंट हो आउट ऑफ 100 लाजमी नहीं है। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन ये भी रूल नहीं है कि लाजमी तौर पे सैक्स और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सबसे एक एक लिया जाए, ये भी रूल नहीं है। आप कोई कंपोनेंट छोड़ भी सकते हैं, किसी में आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन वो अप्रोप्रिएट वे में इसको करना चाहिए, ये आपसे रिक्वायर है। यानी सब जहाँ समझ के बूझ के फिर इसको आपने करना है और सोच समझ के करना है। देन वी सी देयर सर्टेन जनरल कंट्रीब्यूशन व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स। जब बेटा हमने ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स बनाने, जिसका ताल्लुक सिलेक्ट टाइप से है या सप्लाई टाइप से है, जिसमें एमसीक्यूज हैं सेलेक्ट टाइप में, आपके मैचिंग लिस्ट है, और इसके अलावा आपके ट्रू फॉल्स हैं, ये बेटा सेलेक्ट टाइप होता है। और सप्लाई टाइप में आपके बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता है, जिसमें आपने खुद से उसको सप्लाई करना होता है। समटाइम्स सैट्स को भी इसमें ले आते हैं, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। तो टेस्ट आइटम्स कैन बी यूज्ड टू assess students' ability to recognize concepts or recall concepts,
एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वैलिड गुड टेस्ट आइटम्स इज अ स्किल जस्ट लाइक इफेक्टिव टीचिंग। तो ये स्किल हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम इफेक्टिव टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इफेक्टिव यानी असेसमेंट के पार्ट पे भी इफेक्टिव एग्जामिनर भी बने, ताकि हम अच्छे तरीके से अपने टेस्ट डिज़ाइन कर सकें। एंड द फॉर्मेट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द टेस्ट। तो ये तो ज़रूरी है कि हम डिफरेंट टाइम करते हैं। ओके, देयर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड एंड सम टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट गुड टेस्ट आइटम्स। तो जब हमने टेस्ट डिज़ाइन करने हैं तो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें तो फॉलो करना लाजमी है। कुछ बातें हमने की भी थी लास्ट टाइम जब हम इन टाइप्स ऑफ टेस्ट को पढ़ रहे थे, और उसमें हमने कुछ चीज़ों को डू और डोंट्स को मैंने आपको बताया भी था। उसी के बारे में हम फिर फर्दर बात करेंगे। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन हैं, मैचिंग लिस्ट हैं, एमसीक्यूज हैं। यानी सिलेक्शन टाइप में आपके मैचिंग लिस्ट ये ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं बेसिकली। और जो सप्लाई टाइम है उसमें कंप्लीशन आइटम और शॉर्ट आंसर, ये दोनों इसमें शामिल हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ट्रू फॉल्स टेस्ट हमें बनाना है तो किन बातों का हमें ख्याल करना है, और किन बातों को ध्यान में रख के फिर वो टेस्ट में अपने आइटम्स को सेलेक्ट करके उसका हिसाब बनाना है या बना के उसको शामिल करना है। तो ट्रू और फॉल्स जो आपके टेस्ट आइटम्स हैं, इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट एग्जामिनर डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट प्रेजेंटेड ट्रू और फॉल्स। तो जो भी स्टेटमेंट होगी या तो ट्रू होगी या फॉल्स, दोनों में से एक चीज़ होती है, दोनों दोनों नहीं हो सकती। तो सिंपल ट्रू और फॉल्स में हम देख सकते हैं, मॉडिफाइड ट्रू और फॉल्स, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। सिंपल ट्रू फॉल है, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे लास्ट में कहा था लामिक इकबाल वाज बोर्न इन 1977, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आपने कहा सर ये ट्रू है, कुछ ने कहा ये फॉल्स, शायद किसी ने कहा ज़्यादा ट्रू कहा। तो सिंपल ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट हो सकती है, या फिर मॉडिफाइड ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट हो सकती है। उसमें ये कि अगर आपने फॉल्स दी है तो स्टूडेंट से रिक्वायर किया जाएगा कि वो फॉल्स है तो उसको ट्रू करके दोबारा से लिखे, या जो चीज़ फॉल्स है उसको करेक्ट करे। तो वो मॉडिफाई करेगा उसको अंडरलाइन करेगा उस वर्ड को, और रॉन्ग वर्ड को आइडेंटिफाई करके उसको दुरुस्त करेगा। मिसल लामिक वाज बोर्न इन 1870। अब चूंकि ईयर 70 जो है ये रॉन्ग है, अब उसको अंडरलाइन करेगा और साथ में इसको करेक्ट करके लिखेगा इट इज 77, जो भी इसका राइट आंसर है। देन ट्रू फॉल्स विद करेक्शन से ये हो गया कि आपका 5 × 8 = 8, तो फॉल्स आंसर इसका ये है और करेक्ट ये है, तो वो लिखिए। क्लस्टर ट्रू और फॉल्स, यानी अगर ये ट्रू है और ये रॉन्ग है, इस तरह से भी हो सकता है जैसे स्टेटमेंट होती है। और ट्रू और फॉल्स विद ऑप्शंस, राइट ए इफ द ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट बी इफ द ओनली सेकंड स्टेटमेंट। ये भी होता है ना कि आपकी एक से ज़्यादा ऑप्शंस जो होती है ना वो ट्रू हो सकती हैं, तो वो भी आप कंबाइन करके लिख सकते हैं। फैक्टर्स ओपिनियन आइडेंटिफाई स्टेटमेंट, और फैक्टर और ओपिनियन, कोई ऐसा फैक्टर या कोई ओपिनियन जिसमें फैक्चुअल और इंफॉर्मेशन हो सकती है, या ट्रू फॉल्स में हम दे सकते हैं। आइडेंटिफाइंग द इनकंसिस्टेंसीज इन द पैराग्राफ, बहरहाल इसमें जो मोस्ट पॉपुलर बेटा वो सिंपल ट्रू फॉल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाकी नो डाउट की शेप एग्जिस्ट करती है लेकिन उनकी टेस्ट में यूज़ होती हैं, हम लोग उसको कम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं एडवांटेज क्या है ट्रू फॉल्स के। ट्रू फॉल्स का ये भी हम डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि इट कवर्स अ लॉट ऑफ कंटेंट इन शॉर्ट टाइम पीरियड। आप जल्दी से ये टेस्ट बना लेते हैं और बहुत बल्क में आप इसको कर सकते हैं। इसमें चूंकि इसका वेटेज भी कम से कम होता है, इट इज़ ईजियर टू प्रिपेयर कंपेयर टू मल्टीपल चॉइस टेस्ट, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता एज कम्पेयर टू जो भी आइटम्स आते हैं वगैरह, मैचिंग वगैरह। तो इट इज़ ईजी टू स्कोर, इसको आसानी से हम स्कोर कर सकते हैं क्योंकि ट्रू और फॉल्स दो ही ऑप्शन होती हैं। इट इज़ यूजफुल व्हेन देयर आर टू अल्टरनेटिव्स ओनली, और खासतौर पर ऐसे स्टेटमेंट्स हम आसानी से इसको पिक कर सकते हैं जिसमें दो ही आर्टिकल एग्जिस्ट करते हों। द स्कोर इज इजी चेक एंड मोर लायबल देन ऐसे टाइप टेस्ट। इसमें जो बेटा ऑब्जेक्टिविटी होती है सब्जेक्टिव नहीं है, तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी आइटम गलत नहीं कर सकता, जो गलत है वो गलत होगी, जो ट्रू है उसको ट्रू करेंगे। और इसको बनाना आसान होता है, इसी से कंस्ट्रक्ट होता है। और इसके कुछ सर्टेन डिसएडवांटेज भी हैं। और बेटा डिसएडवांटेज नंबर 1 डिसएडवांटेज ये है कि लिमिटेड ऑनली टू लो लेवल ऑफ थिंकिंग। जो आपकी लो थिंकिंग ऑर्डर लेवल है या लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, उसी को बेटा ये मेजर करता है, खासतौर पर नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन को, और कुछ थोड़ा बहुत एप्लीकेशन को भी टच करता है। और डिपेंडेंसीज ऑफ एब्सोल्यूट जजमेंट एट द टीचर्स क्राइटेरिया फॉर द वैल्यूएशन ऑफ ट्रूथ और सॉल्व करना है। तो ये आप जो है ना वो आप टीचर्स का क्राइटेरिया जो भी है ट्रू और फॉल्स का, उसकी भी हम डिपेंड करेंगे। अगर टीचर्स को ट्रू समझता है तो ट्रू होगा, टीचर्स को फॉल्स समझता है तो फॉल्स होगा। और सबसे बड़ा बेटा गैसिंग एलिमेंट आता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसमें 50% याद, तो अगर स्टूडेंट को नहीं भी आता वैसे टिक कर देता है ट्रू पे। तो अगर 10 आइटम है 10 में से 5 को ट्रू कर देता है, 5 को फॉल्स कर देता है, तो हो सकता है इसको 3-4 आइटम ट्रू हो जाए, करेक्ट हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं उसे आता भी था, तो वो इसमें गैसिंग एलिमेंट आ जाता है, हो सकता है सारे ट्रू हो जाए, तो इसमें गैसिंग एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ये इसका सबसे बड़ा एक तो हमें नजर आता है।
और इसमें सर्टेन गाइडलाइंस हैं जब हम ट्रू फॉल्स बनाते हैं। अवॉइड राइटिंग अ वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट एंड अवॉइड ट्रिवियल क्वेश्चंस, ये सबके लिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप है सबके लिए ये ज़रूरी है कि आप बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस कभी ना लिखें। जब भी आप स्टेटमेंट बनाएं तो बहुत लंबी स्टेटमेंट ना बनाएं और ऐसी स्टेटमेंट ना बनाएं जिसमें आप बच्चों को जाना चाहते हो और ट्रिवियल क्वेश्चंस टाइप हो, तो इस चीज़ को आपने नहीं बनाना। एंड इट शुड कंटेन ओनली वन आइडिया। जब भी आप बनाएं, ये कहा जाता है स्कूल्स में भी, ट्रू फॉल्स में भी, मैचिंग लिस्ट में भी, कि एक ही आइडिया जो है ना वो मेल हो रहा हो एक स्टेटमेंट से, एक फ्रेज से, जो भी आप इसमें पूछ रहे हैं। इट कैन बी यूज फॉर एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये भी है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इसमें। और अवॉइड यूजिंग नेगेटिव और डबल नेगेटिव, ये भी है कि इसमें नेगेटिव क्वेश्चंस ना पूछे जाएं जिसमें नॉट यूज हो रहा हो, और खासतौर पे डबल नेगेटिव हो जाता है जिसमें हम ये कहते हैं कि यानी दो दफ़ा नॉट आ रहा होता है या आगे से ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जिसके अंदर वो उसका उल्ट होता है, जैसे पॉसिबल नहीं पॉसिबल है, तो ये चीज़ वहाँ एग्जिस्ट करती है। देन वी सी अवॉइड स्पेसिफिक, avoid using active double statement, avoid specific determiner such as never, always, or none, some, may। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में मना किया जाता है कि ये वर्ड्स आप यूज ना करें। हमने ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने जिनका ताल्लुक जो है ना वो नेवर, ऑलवेज, ऑल, जिसमें चूंकि समटाइम ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कोई चीज़ नेवर के पार्ट में नहीं आ रही होती, कोई चीज़ ऑलवेज के पार्ट में नहीं आ रही होती, ऑल के पार्ट या नन के पार्ट में नहीं आ रही होती, इसलिए फिर इस तरह क्वेश्चन में इस तरह की आप टर्मिनोलॉजीज या डिटर्मिनर जो है उसको यूज़ ना करें। ऐसी चीज़ें डिटरमाइन ना करें जिसमें पॉसिबिलिटी हो कि यूज हो भी सकती हैं, तो ये फिर थोड़ा सा उसकी निगेशन हो जाती है। Avoid grammatical clues and avoid statement directly taken from the textbook or directly, आप जो है ना वो समटाइम ग्रामेटिकल क्लूज भी होते हैं जिससे ए एंड से पता चल जाता है ये वाहद है या जमा है, उसका अंदाजा में हो जाता है। और वर्ड स्टेटमेंट डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, और कोई भी स्टेटमेंट आप डायरेक्टली कॉपी ना करें टेक्स्ट बुक से, तो ये भी ज़रूरी है कि आपको करते वक्त इस चीज़ को ध्यान में रखें। और आप जब अरेंज करें ट्रू फॉल्स तो कभी भी पैटर्न ना दें वहाँ पे। वर्ड अरेंजिंग स्टेटमेंट है लॉजिकल ऑर्डर लाइक ट्रू 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 ट्रू, और फिर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फिर या ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐसा कोई ऑर्डर वहाँ पे नहीं होना चाहिए। एंड द नंबर ऑफ ट्रू आइटम्स मस्ट बी द सेम विद द नंबर ऑफ फॉल्स आइटम। ये भी रिकमेंडेड है कि आप जितने ट्रू होते हैं फॉल्स रखें, बना ये फॉल्स एंड हार्ड रूल नहीं है, लाजमी नहीं ट्रू और फॉल्स, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू हों। कहीं ट्रूथ ज़्यादा भी हो सकते हैं दो तीन, कहीं ट्रूथ दो तीन कम भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन ये रूल नहीं है कि लाजमी बराबर हो, लेकिन ये गाइडलाइन है कि इसको किया जा सकता है। देन वी नीड टू कंस्ट्रक्ट आइटम दैट मेजर्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड अवॉइड यूजिंग ट्रिक क्वेश्चंस। और ऐसे जो है ना आप ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस ना पूछें जिसमें बच्चे कंफ्यूज हों, और जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वही सिर्फ आप अपने शॉर्ट से ट्रू फॉल्स से आप या ऑब्जेक्टिव टाइप से हमेशा आप उसको पूछा करें। और अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द स्टेटमेंट शुड बी फॉल्स। तो ये ज़रूरी है कि जो कुछ स्टेटमेंट जो है ना उसमें फॉल्स भी होनी चाहिए, ज़्यादा हो, यानी इतनी काफ़ी सारी हो, ये भी 50% लाजमी नहीं है, क्योंकि फिर तो 50-50 हो गया, फिर बराबर हो गया, लेकिन होनी चाहिए फॉल्स भी, ये नहीं कि सारी ट्रू हो जाएं और ये भी नहीं कि सारी फॉल्स हो जाएं, तो ट्रू फॉल्स का मिक्सचर होना चाहिए। और अगर ये क्लोज हो, मतलब 10 आइटम है, 6 ट्रू हो जाए, 4 फॉल्स हो जाए, 6 ट्रू फॉल्स हो जाए, 4 ट्रू हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ये नहीं कि 8 ट्रू हैं 2 रॉन्ग है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा मैचिंग टाइप टेस्ट आइटम, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, और इसमें हम फर्दर देखते हैं क्या गाइडेंस हमें दी जाती हैं। फर्स्ट है बेटा उसमें is similar to the multiple choice type questions or items or test. In this kind of test, the examiner associate an item to one column with the choice in the second column. इसमें लास्ट में हमने देखा था कि इसमें दो कॉलम्स हो सकते हैं, उनको आपस में मैच किया जा सकता है, या जो एक कॉलम से बी कॉलम में मैच हो उसको हमसे सी कॉलम में लिखा जा सकता है। इसमें बेटा परफेक्ट मैचिंग एंड ऑप्शन इज द ओनली आंसर टू वन ऑफ द आइटम इन कॉलम ए। और इन परफेक्ट मैचिंग ये अच्छा, परफेक्ट मैचिंग ये जितने कॉलम ए में ऑप्शन उतने बी में हैं, और इन परफेक्ट में ये कि जो आंसर्स हैं वो ज़्यादा हैं और कॉलम ए में नंबर ऑफ ऑप्शंस जो हैं वो कम है। तो इसमें बच्चे थोड़ा सा उनको थोड़ा सा होगा कि हम लॉजिकल होकर इसको मैच करें और गैर लॉजिकल को मैच ना करें।
फिर सीक्वेंसिंग में मैचिंग हो सकती है, रिक्वायर्स एग्जामिनर टू अरेंज थिंग्स, स्टेप्स और इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कोई खास और जो ईयर्स हैं, डेट्स हैं, उसके हवाले से मैचिंग हो सकती है। और मल्टीपल मैचिंग में रिक्वायर्स एग्जामिनर टू मैच द आइटम इन कॉलम ए टू बी देन मैच द आंसर फ्रॉम कॉलम बी टू सी। तो एक से दो से ज़्यादा कॉलम यूज हो रहे हैं और ऑप्शन दो से ज़्यादा कॉलम्स में आ रहे हैं, तो इसलिए इसमें हम इसे मल्टीपल मैचिंग कहते हैं, जिसमें ए बी सी डी कॉलम जो है कर सकते हैं। और इसके अलावा जब हम ये बनाते हैं तो इसके कुछ एडवांटेज हैं मैचिंग के। और उस एडवांटेज में हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा देखा था कि द मैचिंग टाइप टेस्ट इज सिंपल टू कंस्ट्रक्ट एंड स्कोर। इसको बनाना आसान होता है और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ गैसिंग। इसमें जो गैसिंग एलिमेंट है वो भी कम हो जाता है। और डिसएडवांटेज बताइए कि टेंड्स टू आस्क स्टूडेंट्स टू एसोसिएट ट्रिवियल इंफॉर्मेशन। तो ये हम कोशिश करते हैं, टीचर्स जो होते हैं, कि हम ऐसी इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश करते हैं जिसमें हम बच्चों को कंफ्यूज कर सकें या फिर उनको जो है ना वो डॉज कर सकें। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज को आप देख सकते हैं। ये लास्ट उसका डिसएडवांटेज। नेक्स्ट इसमें बेटा जो है इसकी गाइडलाइंस हैं, जब इसको बनाएं तो जिन बातों को हमने ज़रूरी तौर पर फॉलो करना है, जिन गाइडलाइंस को, इफ पॉसिबल रिस्पॉन्स लिस्ट शुड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट फ्रेजेस, सिंगल वर्ड्स एंड नंबर्स। तो आप जब इसमें करते हैं, ए कॉलम बनाते हैं, फिर बी बनाते हैं, तो बी आपका रिस्पॉन्स लिस्ट होती है, उसको फिर आप 1 2 3 के साथ रमन करें, लिस्ट करें और इसमें फ्रेजेस यूज़ करें, सिंगल वर्ड यूज़ करें और यूज़ होमोजेनियस ऑप्शन एंड आइटम, और मिलते जुलते ऑप्शन होने चाहिए जो बच्चों को एक टेस्ट के बारे में हो, उसके लिए जो स्टेटमेंट्स हों। हैव मोर ऑप्शन देन अदर गिवन आइटम्स। ये भी ज़रूरी है कि जो कॉलम ए में नंबर ऑफ आइटम्स हैं तो आंसर जो हैं, ऑप्शन जो हैं, वो अगर 5 हैं तो 5 से ज़्यादा हों, 7 8 हों। अरेंज द ऑप्शंस एंड आइटम्स अल्फाबेटिकली, और कोशिश करें कि उसको आप अल्फाबेटिकली करें ताकि गैसिंग एलिमेंट ना हो, पैटर्न ना हो। एंड लिमिट द नंबर ऑफ आइटम विद ईच सेट। और फिर उसकी नंबर ऑफ आइटम आप उसको डिटरमाइन करें कि उसकी लिमिट क्या है, कितनी होनी चाहिए। प्लेस द शॉर्ट रिस्पॉन्स इन कॉलम बी। और फिर आप जो शॉर्टर रिस्पॉन्स है वो कॉलम बी में रखें, जो भी फ्रेजेस हैं उसको आप कॉलम ए में रखें। प्रोवाइड द कंप्लीट डायरेक्शन हाउ टू कंप्लीट इट, जो स्टूडेंट को प्रॉपर गाइड करें। प्लेस द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस ऑन द सेम पेज एज द लिस्ट ऑफ द आइटम्स। और दोनों को ए और बी जो कॉलम्स हैं वो एक ही पेज पे होने चाहिए, ये ना कि ये कि कॉलम ए एक पेज पे आ रहा है, उसके कुछ आइटम फिर बी पे चले जाते हैं। तो एक कॉलम अगर ये सारे क्वेश्चन एक ही पेज में आए तो ये ज़्यादा मकबूल होगा, ना कि इसमें बच्चे भी थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इसमें हमने सीखा था कि इसमें एक स्टेम होता है, बाकी 4 ऑप्शन होते हैं, एक उसमें करेक्ट आंसर होता है जिसको ठीक कहते हैं, और बाकी डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, इसके बारे में हमने प्रीवियस स्टडी किया है। और इसको बनाते हुए 3 बातों का ख्याल करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूज़ प्लॉजिबल डिस्ट्रैक्टर्स, यानी ऐसे डिस्ट्रैक्टर्स रॉन्ग रिस्पॉन्सेज जो कि करीब तरीन हो राइट ऑप्शन के, यानी मिलते जुलते हैं उससे। और यूज़ आर क्वेश्चन फॉर्मेट, और हमेशा इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखें जो स्टेम होता है आपका। और एम्फोसाइज हायर और लेवल थिंकिंग को कोशिश करें कि एनालिसिस और सिंथेसिस इस पे आप कुछ क्वेश्चन डेवलप करें वैल्यूएशन पे। एंड बैलेंस द प्लेसमेंट ऑफ द करेक्ट आंसर। फिर उसमें जब आप उसको प्लेस करें करेक्ट आंसर को, उसको भी बैलेंस करें, पैटर्न्स ना बने, ग्रामेटिकली करेक्ट हों आपके स्टेटमेंट्स, क्लोज नहीं होने चाहिए उसमें किसी तरह के एन के। और नेगेटिव स्टेटमेंट्स ना यूज़ करें, लास्ट में मैंने कहा था यूज़ करनी है तो फिर उसमें नॉट को एन ओ टी नॉट बड़ा लिखें। और यूज़ ओनली वन करेक्ट ऑप्शन, किसी भी क्वेश्चन में एक ही करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। एंड गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन कि इसमें ओवर राइटिंग नहीं होगी, कटिंग नहीं होगी, इस बारे में स्टूडेंट्स को जो है ना वो क्लियरली बता दें, या फिर नेगेटिव मार्किंग में तभी बता दें कि आप इसमें क्या रिक्वायर करें। बाकी इसमें फिर फर्दर हम देख सकते हैं कि यूज़ ओनली सिंगल क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम इंक्लूड द मेन आइडिया इन द क्वेश्चन। और एक वाज़ेह आपका जो प्रॉब्लम है उसको आप स्टेट करें और उसी के रिलेटेड आपके ऑप्शंस हों। और ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं आर ऑफ द अबव ये ऑप्शंस होती हैं, नन ऑफ द अबव इनको आप यूज़ ना करें, अवॉइड करने की कोशिश करें। एंड डोंट यूज एमसीक्यूज व्हेन अदर टाइप आर मोर अप्रोप्रिएट। तो लाजमी नहीं है कि एमसीक्यूज आप लाजमी यूज़ करें, इसको देखा जा सकता है, क्योंकि उनको बनाना थोड़ा टाइम ट्रिकी होता है। तो अगर और तरह के ऑप्शन अगर अवेलेबल है तो उसको यूज़ किया जाए, तो ये इसमें रिकमेंडेड। इसके बेटा कुछ एडवांटेज हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको असेस करना
मेजर करना आसान होता है, स्कोर करना आसान होता है, और इसकी जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है वो मेजर की जा सकती हैं, और बहुत जो इसमें चूँकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, तो जो कंटेंट है उसको मैक्सिमम कवर किया जा सकता है। तो अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें आप एक ख़ास तरह की जो स्किल है उनको ऑफन चेक करते हैं, और इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग के भी इशूज आते हैं, कम लोग उसको क्वेश्चन बनाते हैं, और इसमें स्टूडेंट जो हैं इसमें गैसिंग एलिमेंट है, लेकिन 50% है नो डाउट, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, और एक्सपोज स्टूडेंट्स मिस इन्फॉर्मेशन दैट आर समथिंग, और अगर आपकी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, उसके ऑप्शन ठीक नहीं है, तो स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी इशू बनता है। इसमें थोड़ी सी बनाने में मतलब काफ़ी ट्रिकी होता है, इसको स्किल चाहिए उसको डिज़ाइन करने में, बनाने में, तो ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हैं। बाकी ये है कि जब आप बना लेते हैं तो फिर आप बैलेंस तक ही करें, जो भी आपके आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन के साथ मिलते जुलते आप उसके आंसर्स लिखें, जो कि डिस्ट्रैक्टर्स हैं आपके। अवॉइड द यूज़ ऑफ नॉन ऑफ द अबव, ये बात हो गई थी, और अवॉइड कम्प्लेक्स मल्टीपल चॉइस आइटम, जो ऐसी आइटम्स ना आप बनाएं जिसको बच्चों को समझ ना आए, एंड कीप द लेंथ ऑफ द रिस्पॉन्स ऑप्शन फेयरली, और फिर जो ऑप्शन हैं उनको मिलती जुलती उसकी लेंथ हो, ये ना हो कि बहुत छोटी है बाकियों की, किसी की दरमियानी, किसी की बहुत बड़ी है, लेकिन मिलती जुलती होनी चाहिए। यूज़ प्लाजिबल डिस्ट्रक्टर्स, ऐसे डिस्ट्रक्टर जो करीब हो जिससे मिलते जुलते हों, और वाइड यूज़ ऑफ ऑल ऑफ द अबव, वाइड यूज़ ऑफ द नॉन, ये सारे आप मैं पहले बता चुका हूँ, हमें नहीं करना। ग्रामेटिकल क्लोज नहीं देने, और किसी तरह के कोई ऐसे ऑप्शन ना हो जो जिसमें मजाक या कोई ऐसी बात शो हो रही हो, तो ये कोई मजाक नहीं है, असेसमेंट ये सबसे वेरी सीरियस एक्टिविटी, एंड कीप द सिंपल स्टेम सिंपल, और अपने स्टेम को हमेशा सिंपल रखें, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो, वर्ड यूजिंग एक्टिव फ्रेजिंग, ये भी बात होगी, हमें नॉट यूज नहीं करना है तो कैपिटल यूज करें, ठीक है, तो ये सारी बात होगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक पूल बैंक बनाएं जिसमें मल्टीपल जो है ना अपने मुख्य चैप्टर से स्टैम्प्स बना के उसके ऑप्शन बना के एक अपना एक पूल बैंक जो है ना, आइटम पूल बैंक वो बनाएं, ताकि आप लोग टेस्ट बनाने में आसानी हो सकें। और एक क्वेश्चन जो है वो उसमें एक ही क्राइटेरिया या एक ही चीज़ जो है वेयर की जाए, सिंपल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए, और अंडरलाइन या इटराइज या डायलैक्टाइज और बोल्ड यूज़ ना किया जाए, ताकि बच्चों की जो खास तौर पर नेगेटिव स्टेटमेंट पर किया जा सकता है, वरना ना करें। और ऑप्शंस आप इंश्योर करें कि आपके 3 4 5 जितने होने चाहिए, 2 ना हो, और बिल्कुल बुक से एज इट इज़ जो है ना स्टेटमेंट्स कॉपी ना करें। मेक श्योर क्वेश्चंस आर नॉट कल्चरली बायस, और ऐसे क्वेश्चंस ना बनाएं जो जिसमें बायसिज्म हो, किसी किस्म का बायस हो। तो ये बेटा आज के लिए जो है ना वो इतना ही है मेरी तरफ से। उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ लर्न कर लिया होगा, और कुछ ना कुछ आपका जो है ना फ़ायदा हो गया होगा। बाकी जो क्वेश्चन है उसको आप उसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। सो थैंक यू।